बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इमरान फारूक कत्ल केस से मुतालिक बीबीसी की रिपोर्ट बदनीयती से तैयार की गई। अल्ताफ हुसैन की जान को शदीद खतरा है, MQM का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बड़े दिनों बाद फिर से मुतहरिक हुए हैं। आज आर्मी चीफ के साथ कोयटा गए, कल कराची जाएंगे। काम बेहतरी की उम्मीद से आगे नहीं बढ़ा। परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर और 12 अक्टूबर के गैर आईनी इक़दाम का खुद को तनहा जिम्मेदार करार देने के फैसले को बदलने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान की शराइत तालिबान के लिए और तालिबान की हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। तालिबान से मुज़ाकरात का शौक शायद पूरा ना हो सके, बस दुआ ही की जा सकती है। इमरान खान की पॉलिसियां वक्त गुजरने के साथ साथ अवाम में गैर मकबूल हो रही हैं। तहरीक इंसाफ से उमर अयूब कल जीते, आज शीरी मजारी ने खिफ़त उठाई। पेट्रोलियम की कीमतों में कमी की खुशखबरी आने वाली है, लेकिन शायद अगली बार अवाम पर बड़ा बम गिरा दिया जाए। हुकूमत पर क्या भरोसा करना। कल बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के हवाले से एक रिपोर्ट नशर की। डॉक्टर इमरान फारूक MQM के सीनियर रहनुमा थे, जिन्हें लंदन के इलाके अजवेर में कत्ल कर दिया गया था। BBC की रिपोर्ट के नशर होने के बाद मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन ने अपना एक हंगामी बयान जारी किया। अपने इस बयान में अल्ताफ हुसैन ने MQM के तमाम रहनुमाओं, जिम्मेदारों, कारकुनों, हमदर्दों को बिलखुसूस और मुल्क भर के गरीब मजलूम अवाम को बिलअमूम मुखातिब करते हुए कहा है कि तहरीक के आगाज के दिन से ही उनके मिशन और कॉज के साजिशें शुरू कर दी गई थी। जनाब अल्ताफ हुसैन कहते हैं, तरह तरह की बहतान तराशियां और मन घड़त इल्जामात लगाकर मुझे और तहरीक को बदनाम करने की मुतअद्दिद बार साजिशें की गई। मैं पूरी कौम को बता देना चाहता हूं कि मैंने पाकिस्तान में बातिल कुव्वतों के आगे सर नहीं झुकाया। कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त की और मौत को कई मरतबा करीब से देखा। इसके बावजूद मैंने अपने मिशन को जारी रखा। जनाब अल्ताफ हुसैन ने कहा कि अब मैं अपने तमाम हमदर्दों से यह कहना चाहता हूं कि अपने और परायों की ताज़ा तरीन साजिशों ने मेरे गिर्द जाल बिछा दिया है और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुझ पर तरह तरह के झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। आज मेरे खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर ना सिर्फ मनफी प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, बल्कि झूठे इल्जामात के तहत मुकदमात बनाने की साजिश का मजबूत जाल भी बिछाया गया है, जिस पर मैं अपने अवाम को बताना चाहता हूं कि मैं किसी भी बैनुल-अक़वामी ताकत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। मेरा सर सिर्फ अल्लाह ताला के आगे झुका है और मरने के बाद भी सिर्फ अल्लाह ताला के आगे ही झुकेगा। जनाब अल्ताफ हुसैन ने हमदर्द अवाम को मुखातिब करते हुए कहा है कि अगर मेरी जिंदगी को कोई भी नुकसान पहुंचे तो आपसे मेरी इतनी अपील है कि आप मेरे पढ़ाए हुए हक परस्ताना सबक को हरगिज ना भूलें और किसी भी कीमत पर हक परस्ताना मिशन, मकसद और तहरीक को बातिल कुव्वतों की साजिशों के आगे खत्म कर देने की बजाय इसे जिंदा रखने के लिए आपसे जो कुर्बानियां दी जा सकें वो दीजिए और मंजिल के उसूल तक मेरे हक परस्ताना सबक को याद रखिए। जनाब अल्ताफ हुसैन ने खास तौर पर MQM की राब्ता कमेटी, मुंतखब नुमाइंदों और मुल्क भर के छोटे बड़े तमाम जिम्मेदारान और कारकुनान से कहा कि वो मेरे इस बयान का इंतहाई संजीदगी से नोटिस लें और मेरी बताई हुई बातों पर अमल करें। तमाम जिम्मेदारान अपने फ़राइज़ व मनसबी को पहचानते हुए इन पर अमल करें और किसी भी किस्म की गफलत का मुजाहरा ना करें। ये तो वह बयान था, एलामिया था जो अल्ताफ हुसैन साहब की जानिब से आया। बयान जिस रिपोर्ट के बाद जारी किया गया, आए आपको भी वो रिपोर्ट दिखाते। An office in Karachi, a college in East London, and a murder in Edgware. The British police are trying to work out possible connections, and a Pakistani politician is complaining of British police harassment. Altaf Hussain has lived in North London for over 20 years. He's been accused in numerous murder cases back home. When he gives a speech down a telephone line to Karachi, thousands gather to listen. It's remote control politics. As the MQM leader, he's a hugely powerful figure in Karachi, representing, he says, the secular middle classes. And he's not happy with the investigation into the murder of one of his party officials, Imran Farouk. A senior MQM official, he was bludgeoned and stabbed to death after walking to his home in September 2010. It's been a massive investigation. More than 4,000 people have been interviewed. And for months now, Altaf Hussain has been complaining. ये जितनी खबरें
बर्तानिया में केस चल रहा है मेरे ऊपर। स्कॉटलैंड यार्ड और बर्तानवी पुलिस ने जीना मेरा हराम कर रखा है। MQM officials say they want to cooperate with the murder inquiry, but complain of police harassment. The only person so far arrested in the case is Altaf Hussein's nephew Iftikhar, who's now on police bail. He was arrested on suspicion of conspiracy to murder. Police believe the case will be unlocked in Pakistan. Officially, the police will neither confirm nor deny that they have asked for Pakistani assistance in the case. But Newsnight has learned that the UK Crown Prosecution Service has formally requested that Pakistan give access to two suspects, and documents obtained from Pakistan name them as Mohsin Ali Syed and Mohammed Kashif Khan Kamran. The two men flew from Pakistan to London. The first to come, Mohsin Ali Syed, arrived in the UK in February 2010. He stayed first in Tooting and then in a bedsit in this North London street. Mohammed Kashif Khan Kamran came just a few days before the killing. Phone records show he was with Mohsin Ali Syed nearly all the time he was in the UK. On the evening of the murder, they left from Heathrow to Sri Lanka and then on to Karachi, where the Pakistani authorities picked them up on the airport tarmac. It's thought they're still being detained in Pakistan. So how did they get to the UK? The two suspects applied to study at this East London college. The rules say that non-attending students must be reported within days of going missing. And yet the college, which enjoys official most trusted status for sponsoring foreign students, says for one of the men it waited 18 months before making a report to the UK authorities. The college says it's been asked to explain this and has done so. The Home Office refuses to say whether the college kept to the rules. It just says it's not currently being investigated. So, how did the two men get the visas? Documents obtained by Newsnight say the visas were endorsed by a Karachi businessman, Moazim Ali Khan, who was in regular contact with Altaf Hussein's nephew, Iftikhar, throughout 2010. The visas were then processed by Atif Siddiqui, an educational consultant in Karachi. Atif Siddiqui told Newsnight he was not an agent of the college and said he didn't know either of the suspects. Moazim Ali Khan did not respond to our request for comment. And the MQM denies any link with the murder case. If there are raids against MQM leadership, old people in MQM, then what one would you expect Mr. Hussain to say? What a reasonable man in Britain would say. Therefore, I would tend to think there's one very important aspect which maybe the authorities and police are overlooking, and that is perhaps a possibility that this murder of Dr. Imran Farooq, it could be a spoiled mugging, or it could well be that it's some conspiracy hatched by our political enemies abroad, and it's very easily they're attempting to slap the blame on us. Although it's only fair to point out that a nephew of Altaf Hussain has been arrested in connection with that murder inquiry. Well, may I say this again, and that is primarily because wrong information has been fed, and that nephew that you're talking about, he faced a lot of atrocities at the hands of the authorities in Pakistan, and he himself is not a person who is really with himself mentally. The MQM faces multiple investigations. One is into Altaf Hussein's speeches in the UK. More than 10,000 people have complained to the Met about these kind of threats. The Met says it's still considering the issue of whether these statements amount to incitement. Then there's the matter of nearly $500,000 in cash found in Mr. Hussein's home and the party headquarters.
Last month, the police arrested a long-serving party official in connection with possible money laundering. Many of the party's UK bank accounts have been closed down, and there's unpaid tax. MQM insiders admit they face a massive back tax bill. The MQM is under real pressure now, and the question is whether the Pakistan government will give the British access to the two suspects. Politically, Altaf Hussein's supporters say that his power base is intact, but his opponents say his grip on Karachi is loose. MQM ने BBC की इस रिपोर्ट को झूठ का पलंदा करार दिया है। आज इस मामले पर MQM, लंदन और कराची की राब्ता कमेटियां सर जोड़कर बैठी और इसके बाद BBC की रिपोर्ट पर बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल जारी किया गया। MQM का कहना है कि बरतानवी मीडिया को पाकिस्तान में MQM के मुखालिफिन को खुश करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं पूरी ईमानदारी से ये बात कहना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंट्री बददियानती पर मबनी, उस पर MQM के हवाले से कई सवालात तो उठाए गए, लेकिन उसका जवाब MQM से नहीं लिया गया। और इन हालात में हम हुकूमत बरतानिया से भी अपील करते हैं कि वो इंसानी हुकूक की चैंपियन बनती है, तो इस हवाले से कायदे तहरीक और MQM पे जो मुकदमात की तफ्तीश हो रही है उसमें इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। गुज़श्ता दिनों जो डॉक्यूमेंट्री पेश की गई उसमें कई तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। उसमें एक बात ये भी कही गई कायदे तहरीक के हवाले से कि उन पर कत्ल के 30 मुकदमात हैं, लेकिन बददियानती इस हवाले से कि ये नहीं बताया गया कि कायदे तहरीक आज तक अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्ज़ामात और तमाम मुकदमात का सामना करके बरी हो चुके हैं। आज कोई मुकदमा पाकिस्तान में जो कायम उन पे हुआ था, अदालतों ने हर मुकदमे में कायदे तहरीक को बरी किया। हम गुज़िश्ता रोज़, जैसा कि खालिद मकबूल भाई ने बताया, कि BBC पर जो दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई है, हम ये समझते हैं कि उस फिल्म का मकसद वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी कायदे तहरीक अल्ताफ भाई और MQM की साख को मजरूह करना है। मैंने इस प्रोग्राम में ये कहा था BBC से कि ब्रिटिश अथॉरिटीज शुड डू देयर ओन ड्यू डिलिजेंस। वो हदफ कर दिया, क्यों एडिट कर दिया? बल्कि उसके एंकर ने, ओवन बेनेट जोन्स ने मुझसे कहा, दिस इज द बेस्ट स्टेटमेंट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम MQM, और इसकी मैं पंच लाइन बना के चलाऊंगा। क्यों डिलीट कर दिया? तो ये क्या है? बदनीयती है, मैलेफाइट्स है। ये दुरुस्त है कि जनाब अल्ताफ हुसैन करोड़ों लोगों के रहनुमा हैं। उन पर इल्जामात अगर लगाए जाते हैं या साजिश की जाती है तो MQM इसका जवाब देने का हक रखती है। MQM ने कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया है, जबकि हफ्ते को जनाब अल्ताफ हुसैन से इजहार यकजहती का दिन मनाया जाएगा, जिसमें उनके चाहने वाले अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। इस हवाले से जो भी खबरें होंगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे, उनसे भी आपको आगाह करते रहेंगे। न्यूज़ आवर में भी वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बड़े दिनों बाद फिर से मुतहरिक हुए हैं। आज आर्मी चीफ के साथ कोयटा गए, कल कराची जाएंगे। काम बेहतरी की उम्मीद से आगे नहीं बढ़ा। वज़ीर आज़म बड़े दिनों बाद रवां हफ्ता भरपूर मुतहरिक अंदाज में गुजार रहे हैं। पिछले 2 दिनों से जनाब नवाज शरीफ तालिबान से मुज़ाकरात करने या ना करने के सिलसिले में फौजी अफसरों और इंतजामी अफसरों के साथ साथ अपनी जमात से मुशावरत करने में मसरूफ रहे। कल असम्बली में तालिबान को मुज़ाकरात के लिए आखिरी मौका देकर आज बलूचिस्तान के लिए इस्लामाबाद से निकले और कल कराची जाने का कसद करेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान के वजूद का वो हिस्सा है जिसको हमारी हुकूमती अशराफिया ने अपनी बेहिसी के साथ महरूमी के सरतान का रोग लगा दिया है। नवाज शरीफ साहब ने साबिक हुकूमत की तरह बलूचिस्तान में फैले पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को ठंडा करने का अज़्म कर रखा है, मगर यह तल्ख हकीकत है कि पिछली हुकूमत कोई बड़ी कामयाबी ले पाई और ना ही मौजूदा हुकूमत। बेहतरी की उम्मीद है जो रोशनी की मुहिम सी लकीर से ज्यादा अभी तक कुछ नहीं। बलूचिस्तान का शहर खुजदार और खुजदार का नवाही इलाका तू तक रियासत पाकिस्तान के मनमौजियों और जबरदस्तों के सबूत लाशों की शक्ल में उगल रहा है।
कराची में ऑपरेशन की कामयाबी के आसार भी नजर आना बंद हो रहे हैं। एक सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले 2 टारगेट किलर आज अदालत से सिर्फ इसलिए बरी हो गए कि उनके खिलाफ गवाही देने कोई नहीं आया, और कोई आएगा भी क्यों? आ बैल मुझे मार कहने वाले पागल कम ही होते हैं। कराची में 2 टारगेट किलर्स की अदालत से बरियत इस बात का सबूत है कि रियासत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाई। गवाहों को तहफ्फुज देने, उनकी शनाख्त छुपाने, जजों को बचा के रखने, मुद्दई को पनाह देने, इसके घर वालों को सिक्योरिटी देने का कोई कानून अमलन मौजूद ही नहीं, क्योंकि आम आदमी हुकूमतों की आखिरी तरजीह हुआ करते हैं। और खुशदार के कस्बा तूतक में दरियाफ्त होने वाली इज्तिमाई कब्र भी इस तरफ इशारा है कि यहाँ के जबरदस्तों की आदतें बदली हैं और ना ही मजलूमों के दिन। कहा जा रहा है कि इज्तिमाई कब्र से मिलने वाली बाकियात और ढांचे उन इंसानों के हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ थे, मगर सवाल करने वाले कहते हैं कि वो थे तो इंसान ही, और इस दुनिया में कवानीन इंसानों के लिए ही बनाए जाते हैं। एक दिल जले ने पाकिस्तान में होने वाले किश्तो खून पर गिरा लगाई थी कि पाकिस्तान भी अजीब मुल्क है, जहां पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तानियों को और इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को बेदरेक कत्ल किया जाता है। इसी मौजू पर आज मुल्क के नामवर सहाफी और एंकर पर्सन जनाब हामिद मीर का एक कॉलम भी रोजनामा जंग में शाया हुआ है, उन्हीं से बात करते हैं। मीर साहब, पिछली हुकूमत ने आगाज हुकूक बलोचिस्तान का आगाज किया, जो साबिक सदर थे जरदारी साहब, उन्होंने तो मुआफी तक तलब की, हत्ता के गवर्नर राज तक लगा दिया, सब कुछ किया, लेकिन कोई बेहतरी नहीं आई। मियां नवाज शरीफ कुछ कर सकेंगे? देखिए, जो आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान था वो भी बलोचों के साथ एक मजाक था, और अभी तक जो बलूचिस्तान में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने इक़दामात किए हैं उनसे बलोचों के दुख, दर्द और तकलीफ़ में कोई वाज़ेह कमी हमें नज़र नहीं आ रही। और आपने तूतक के वाक़े का जो ज़िक्र किया है, तो ये जो तूतक है ये रास्ते में आता है, जो कोयटा से कराची की जो शाहराह है तो ये रास्ते में आता है खुशदार से पहले। और यहाँ पर जो इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त हुई है जिस जगह से, इस जगह पर सिर्फ चंद दिन पहले तक एक प्राइवेट लश्कर था, जो उसका एक बहुत बड़ा यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप था, सब जानते हैं वो कौन लोग थे, और उनके पास कुछ कैदी भी थे। वो लोग जो हैं कुछ लोगों को गायब किया करते थे, जो मुखालफिन जो बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें हैं उनके सियासी कारकुनों को, और रिपोर्टेडली दावा किया जाता है कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासर को वो उठा लेते थे और वो कहते थे कि हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, और उनके प्राइवेट लश्कर का नाम था मुसल्लह दफा आर्मी। अब जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल राहील शरीफ, इन्होंने कोशिश की है कि बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल मालिक के साथ मिलके उन इलाकों में सरकार की रेट कायम की जाए जो जहाँ पे रियासत के अंदर रियासतें कायम थीं। तो डॉक्टर मालिक साहब ने, हासिल बजंजो साहब ने, कोर कमांडर कोयटा ने कोशिश की, और ये जो साहब थे इनको वहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि जाने से पहले ये वहाँ पर जो इनके कस्टडी में जो लोग थे उनको इन्होंने मार के एक इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया। जब ये वहाँ से चले गए तो वो जिस जगह पे ये इज्तिमाई कब्र थी वहाँ पे जो गिद्ध और चीलें और कव्वे हैं वो इकट्ठे हो गए, और जो वहाँ के मुकामी लोग हैं उन्होंने फिर लेवीज़ को और पुलिस को इतला दी, और इस तरह से इस इज्तिमाई कब्र का सुराग मिला और बहुत सी लाशें जो हैं वो निकली और यहाँ उनको अस्पताल पहुँचाया गया। तो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मालिक साहब को अच्छी तरह पता है, एग्जैक्टली उनको नाम भी पता है उस शख्स का, जो शख्स इस इलाके का कुछ दिन पहले तक एक गैर एलानिया हुक्मरान था। तो अब देखते हैं कि डॉक्टर मालिक साहब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन मुझे ज़्यादा तवक्को इसलिए नहीं है कि वो जो साहब हैं उनके वालिद का और उनका अपना ताल्लुक़ जो है वो एक ऐसी सियासी जमात के साथ है जो कि इस वक्त डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब के साथ इत्तेहाद में भी शामिल है, और ये वही जमात है जिसको आसिफ जरदारी साहब ने एक ज़माने में कातिल लीग कहा था। ये वही जमात है जिसके बहुत से रहनुमा नवाब अकबर बुख्ती के कत्ल में भी मुलव्वस हैं, और अब इसी जमात के लोगों पर ये इज्तिमाई कब्र का भी इल्ज़ाम आ रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर मालिक साहब कुछ कर पाएंगे, और फिर आखिरकार जो मामा कदीर बलोच है वो उसी की बात हमें सुननी पड़ेगी कि वो ये कहता है कि मैं पहले पंजाब वालों को जगाने के लिए कराची से कोयटा तक पैदल गया, वो नहीं जागे, अब मैं कराची से इस्लामाबाद की तरफ आ रहा हूँ, अब वो पंजाब में दाखिल हो चुका है, वो साउथ पंजाब के इलाके में है, लेकिन मुझे तो पंजाब अभी तक जागता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और मुझे हबीब जालब साहब का वो के शेर का वो मिसरा याद आ रहा है, जाग मेरे पंजाब के पाकिस्तान गया। अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन हामिद मीर साहब, आज जिस तरह हमने ये खबर देखी कि कराची में 2 टारगेट किलर्स बरी हो गए क्योंकि कोई गवाही देने नहीं आया, जवाब ये दिया जाता है
फिर हम भी ये बात कर रहे थे, अब शायद पुलिस ये कहेगी कि हम खुद ही इनको ठिकाने लगा देते हैं क्योंकि इन लोगों को सजा नहीं होनी। इस तरह से मुजरिमों को सजा नहीं हो पाती, इसलिए फिर कानून जो है वो हाथ में लिया जाता है और इस तरह के काम होते हैं, ये इज्तिमाई खबरें मिलती हैं। देखिए, बात यह है कि जिन लोगों को कत्ल करके इज्तिमाई कब्र में दफन किया गया, अगर वो फ़र्ज़ कर लें कि वो पाकिस्तान के दुश्मन थे या वो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस थे, तो जब आप ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान के मुखालिफ थे तो आपके पास कोई सबूत तो होगा, तो आप वो सबूत अदालत में पेश करें, उन लोगों को भी अदालत में पेश करें और वो सबूत भी अदालत में पेश करें और उनको सज़ा दिलवा दें। लेकिन असल में ऐसी बात नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए कि अगर इनके पास सबूत हो तो ये यकीनन उसको अदालत में पेश करें। ये डरते इसलिए हैं कि ये गलत लोगों को उठा लेते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। अब टॉर्चर के बाद ये उनको छोड़ते इसलिए नहीं है कि इनको खतरा ये होता है कि अब ये इन पर टॉर्चर किया है, कोई हमें सबूत मिला नहीं है, अब ये वापस जाएंगे तो ये फिर हमारे खिलाफ लड़ाई शुरू कर देंगे, तो इसलिए फिर ये उनको पेश नहीं करते। दूसरी बात यह है कि अदालतें भी हुक्म दे चुकी हैं कि बहुत से लापता अफराद को अदालत में पेश किया जाए, तो ये उनको इसलिए भी कत्ल कर देते हैं कि अगर वो लोग अदालत में चले गए तो वो बता देंगे कि जनाब हमें किसने उठाया था, हम कहाँ पे थे, इलीगल कन्फाइनमेंट का इलाका कौन सा था, सारा जो है इनका पोल खुल जाएगा। तो ये रियासती इदारे जो कि कहते हैं कि हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, दरअसल वो पाकिस्तान के आइन और कानून को पामाल करते हैं और इनमें और जो अस्करियत पसंद है इनमें कोई फ़र्क नहीं है। वो भी आइन और कानून को पामाल करते हैं, ये भी आइन और कानून को पामाल करते हैं। और यही सबसे बड़ा मसला है कि जब रियासती अदारों और गैर रियासती अनासर की कार्रवाइयों में फ़र्क ख़त्म हो जाएगा, जब उनके माइंड सेट में फ़र्क ख़त्म हो जाएगा, जब उनके रवैयों में फ़र्क ख़त्म हो जाएगा, तो उससे रियासत मजबूत नहीं होती, रियासत कमज़ोर होती है, उससे BLA जन्म लेती है, उससे तहरीक तालिबान जन्म लेती है। तो मैं नहीं समझता कि बलोचिस्तान में जो हुकूमत है और जो दीगर कौमी सलामती के इदारे हैं वो अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करने में कामयाब हुए हैं जिससे बलोचिस्तान में पाकिस्तान मजबूत हो। मुझे तो फिलहाल ऐसा नज़र नहीं आ रहा। रवैयों की आपने बात की, ये हमारा अलमिया नहीं है, ये किस तरह से हम बेहतर करें। यहाँ लगता है कि हर कोई इदारा हो, सियासी जमात हो, कोई मसलक हो, कोई मजहबी जमात हो, उसने ये सोच लिया कि अस्करी विंग होगा तभी हमारा जो प्लान है उस पर अमल हो सकता है। और हम देख रहे हैं कि हर जगह हमें अस्करी विंग नजर आते हैं, इदारों से लेके जमातें, मसालिक, हर तरफ। इसको अब रोल बैक किस तरह किया जाए? ये तो एक रवैया बन गया है हमारे मुल्क में। देखिए उसामा भाई, हमारा जो पाकिस्तान का आइन है ना, उसकी एक छोटी सी शिक है 256 256 3 लाइनों की शिक है। वो ये कहती है कि रियासत के अंदर किसी को प्राइवेट लश्कर बनाने की इजाज़त नहीं होगी। अब आप देखेंगे कितना एक सितम ज़रीफ़ी की बात है कि ट्राइबल इलाका हो या बलोचिस्तान हो या कराची का इलाका हो, तो वहाँ पर हमारे रियासती इदारे खुद पाकिस्तान की जंग लड़ने की बजाय अमन लश्कर के नाम पर बना देते हैं। कबायली इलाकों में लोगों को बंदूकें पकड़ा देते हैं। बलोचिस्तान में जगह जगह इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में प्राइवेट आर्मीज़ बनाई हुई हैं कि जी ये पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पे अमन लश्कर के नाम पे आर्टिकल 256 की खिलाफ वर्जी की जाती है और कहते हैं कि जी ये दरअसल पाकिस्तान मुखालिफ अनासर, वो जो BLA वाले हैं, वो जो तालिबान हैं, ये उनके खिलाफ हमने बंदे खड़े कर दिए हैं। तो फिर हम आपको किस बात की तनख्वाह देते हैं? मेरे और आपकी तनख्वाह से जो टैक्स कटता है वो टैक्स जो है वो इन सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जाता है, वो उससे इनकी तनख्वाहें अदा होती हैं। तो फिर ये किस मर्ज की दुआ है? अगर इन्होंने आगे से किराए के गुरीले हायर करने हैं और उनको फिर उनके हाथ में बंदूक पकड़ा के लड़वाना है, तो फिर इनका क्या फायदा है हमें? तो मेरा तो बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है आइन और कानून की बालादस्ती। आप किसी भी पाकिस्तान के इलाके में, ख्वाह वो ट्राइबल इलाका है या वो बलोचिस्तान है, वहां पे आप आइन की दफा 256 की खिलाफवर्जी करते हुए प्राइवेट लश्कर नहीं बना सकते। देखिए मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा कि आपने जनूबी वजीरिस्तान में एक मिलिटेंट हुआ करता था अब्दुल्ला महसूद, उसको गुआंतानामो बे से छोड़ा, वो जनूबी वजीरिस्तान में आ गया, उसने एक ग्रुप बना लिया, उसने चाइनीज़ इंजीनियर्स को अगवा किया। तो हमारी रियासत ने अब्दुल्ला महसूद को काउंटर करने के लिए बैतुल्ला महसूद को पैसे भी दिए, उसको असला भी दिया। बैतुल्ला महसूद ने अब्दुल्ला महसूद को कत्ल करवा दिया और बैतुल्ला महसूद रियासती इदारों के कंट्रोल से बाहर हो गया। फिर बैतुल्ला महसूद को काबू करने के लिए कारी जैनुद्दीन महसूद जो है उसको लॉन्च किया गया, उनकी आपस में लड़ाई हुई तो उस बैतुल्ला महसूद ने उसको मार दिया और बाद में फिर बैतुल्ला महसूद भी मारा गया। तो ये हम खुद पहले जिन जो है उसको पैदा करते हैं, फिर जिन को बोतल में बंद करने की कोशिश करते हैं, जिन बोतल में बंद होने की बजाय हमें ही पंजे मारता है, हमें ही तबाह बर्बाद करने की कोशिश करता है, हमारा ही खून बहाता है, हमें हमारे ही लोगों की कत्लो गारत करता है।
तो ये जो मसाइल है ना, हम कहते हैं जी वो इंडिया की साजिश थी, वो इसराइल की साजिश थी, वो अमेरिका कर रहा है, बिल्कुल वो भी कर रहे हैं, लेकिन जवाब तो हम खुद मुहैया करते हैं ना। ये बैतुल्ला मसूद को इंडियन तो नहीं था, पाकिस्तानी था ना। तो अब जो नए जो मौलाना फजलुल्लाह साहब हैं, वो कोई इंडिया से तो नहीं आए, वो भी पाकिस्तानी हैं, हमारे ही एक स्वाद के मदरसे से पढ़े हुए हैं। उनके जो उस्ताद हैं वो पाकिस्तानी थे, उनके शागिर्द भी पाकिस्तानी हैं। तो हमने ऐसे हालात पैदा किए कि उन्होंने आपके खिलाफ हथियार उठा लिए। अब हम कहते हैं कि जी इंडिया की साजिश है, ये अमेरिका की साजिश है। ये हमारे अपने अमाल का नतीजा है, हमें अपने अमाल दुरुस्त करने चाहिए तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका अमाल का नतीजा है कि जिस मुश्किल में इस वक्त पाकिस्तान है, ये हमने ही खुद अपने आप को इस मुश्किल में डाला है। कानून और आइन की हुक्मरानी लाजमी है, अगर ऐसा नहीं होगा तो पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा, कमजोर होता चला जाएगा। न्यूज़ आवर में मिलते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की शराइत तालिबान के लिए और तालिबान की हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। तालिबान से मुज़ाकरात का शौक शायद पूरा ना हो सके, बस दुआ ही की जा सकती है। एक अखबारी खबर है कि हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत से 2 हफ्ते कबल तालिबान और हुकूमत के दरमियान राबता टूट गया था। राबता टूटने की वजह बनने वाला तालिबान का मुतालबा यह था कि पाकिस्तान 2 अहम तालिबान कमांडरों को अपनी जेलों से रिहा करे, क्योंकि इन कमांडरों को पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने वाली कमेटी में शामिल किया जाएगा। हमारे इसी प्रोग्राम में तब तालिबान की तरफ से साबिक रुकन कौमी असम्बली जावेद पराचा ने सिलसिले में अपनी सरगर्मियों का अहवाल भी बताया था। ताहम हुकूमत ने तालिबान के मुतालबा मुस्तरद कर दिया और मुज़ाकरात का अमल शुरू होने से पहले ही खत्म होकर रह गया और रही सही कसर हकीमुल्लाह महसूद की हलाकतें पूरी कर दी। अब एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए हमारा जी चुराया है। वज़ीर आज़म ने तालिबान से मुज़ाकरात के लिए जो कमेटी कायम की है, इसके 4 अरकान का इजलास कल पहली मरतबा होगा, जिसमें तालिबान से मुज़ाकरात के लिए राबतों के आगाज और तरीक़ाकार का तयन किया जाएगा। कमेटियों की इसकी हुदूद और क़यूद और इख्तियारात से मुतल्लिक़ हुकूमत की तरफ से आगाह किया जाएगा। लेकिन यह तय है कि मुज़ाकरात के लिए हमारी तालिबान से जो पेश की शर्त है वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती। हमारी शर्त सादा और आसान है कि हथियार रखे जाएं और पाकिस्तान के आइन को तस्लीम किया जाए, तब मुज़ाकरात आइन के ताबे ही हो सकते हैं। और इस तरफ से मुज़ाकरात के लिए पेश की शराइत क्या हो सकती हैं? वैसे तो तालिबान पाकिस्तान प्लेट में रख कर पेश करने का मुतालबा करेंगे। ताहम इस सवाल पर तज्जिया निगार ख्याल करते हैं कि तालिबान कहेंगे पाकिस्तान अमेरिका से अपने ताल्लुकात फौरी तौर पर खत्म करे, अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग से पाकिस्तान लाताल्लुक हो जाए, यानी फजाई और जमीनी रास्ते नेटो से वापस ले लिए जाए, पाक अफगान सरहद से पाक फौज हटा ली जाए, गिरफ्तार तालिबान और दीगर शिद्दत पसंदों को जेलों से छोड़ दिया जाए, आईन पाकिस्तान और जमहूरी निजाम तर्क करके तालिबान की शुरा का हुक्म तस्लीम किया जाए। जाहिर है कि इनमें से एक भी शर्त पाकिस्तान क्या किसी भी आज़ाद और मुख्तार मुल्क के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती। मगर इसके बावजूद तालिबान से मुज़ाकरात का शौक पूरा कर लेने या मुहज़्ज़ब अल्फाज में तमाम हुज्जत पूरी करने में कोई कबाहत नहीं। यह तय है तालिबान हमला करने से बाज आएंगे, ना ही हथियार छोड़ने पर तैयार होंगे। वो जंगजू हैं, यही उनका पेशा भी है और जुनून भी। कोई अपना पेशा छोड़ेगा तो जिंदगी कैसे जिएगा? जुनून छोड़ेगा तो मर जाएगा। तालिबानिज्म दरअसल एक लाइफस्टाइल है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। इसको इस्लाम और मजहब की पैरवी समझने वाले खुद तालिबान एक खौफनाक फिक्री मुगालते का शिकार है। जो अल्लाह ही की जात दूर करे सो करे और किसी के बस की बात नहीं। बदगुमानी गलत है, बेशक सरासर गलत, लेकिन क्या किया जाए कि हकीकत भी यही है कि मुज़ाकरात की नाकामी तय है। बस इसके ऐलान होने की तारीख और मकाम का तयन होना बाकी है, क्योंकि इससे कबल 14 बार मुज़ाकरात हुए, हम मुआहदे तय पाए, मगर सब के सब रेत के घिरौंदे साबित हुए। तालिबान ने अपने पांव की ठोकरों से ढाया, तो अब उनसे मुज़ाकरात की कामयाबी की तवक्को रखना अबस नहीं तो और क्या है। इस पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं साफी दिफाई तज्जिया निगार जनाब इम्तियाज गुल। इम्तियाज गुल साहब, क्या मुमकिन है कि बगैर किसी शर्त के, बगैर कोई बात कहे कि इस किसी बात का तयन किए हुए, शराइत लगाए हुए मुज़ाकरात हो सके? देखिए, बज़ाहिर तो बड़ा मुश्किल लगता है कि हुकूमत और हुकूमत की मुज़ाकराती टीम उन तमाम उसूलों को बालाए ताक रख दे, उन तमाम दस्तावेज़ात को बालाए ताक रख दे जिनकी खातिर इन तमाम लोगों ने, जिनकी खातिर तमाम सियासी जमातों ने मार्शल लॉ का मुकाबला किया, फ़ौज का मुकाबला किया, मुख्तलिफ़ अदवा जेलें काटीं। नवाज़ शरीफ साहब ने ख़ुद, इस पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं ने, मेरी मुराद है आईन पाकिस्तान से, मेरी मुराद है पार्लिमान पाकिस्तान से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। ये वो इदारे हैं जिनको तालिबान ने यकसर मुस्तरद किया है। उनके बार बार बयानात आए हैं, ऐलानात आए हैं और उन्होंने ये कहा है
कि हमें ये कबूल नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा कि मुज़ाकरात और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकते हैं। तो हमें उनसे ये ज़रूर पूछना है कि क्या दुनिया भर में दहशतगर्दों से मुज़ाकरात होते हैं या फिर किसी ऐसे अस्करियत पसंद गिरोह से होते हैं जो किसी ख़ास नज़रिए के तहत किसी मुल्क के किसी ख़ास हिस्से में हथियार उठा के मुतालबा शुरू कर देता है। तो अगर तो कोई अस्करियत पसंद ग्रुप नज़रियाती बुनियादों पे पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी का कोई निज़ाम चाहता है तो मे भी उसके साथ किसी हद तक बातचीत हो सकती है, लेकिन अगर ये वाक़यतन दहशतगर्द है जैसे कि वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है, तो दहशतगर्दों का तो फिर एक ही एजेंडा है, उस मुल्क की तबाही है, अदम इस्तेहकाम है, अमन अमान को ख़राब करना है। तो यहाँ पे अभी भी मुझे खासा एक कन्फ्यूजन नज़र आता है। छह जाए कि हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब ने ये काम किया हो एक स्मोक स्क्रीन के तौर पे कि ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होने दें, नाकाम होने दें और उसके बाद एक जवाब पैदा होगा मुकम्मल फ़ौजी कार्रवाई का। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 4 रुकनी कमेटी बनाई गई है ये राबताकार होगी, तो इसका मतलब मुज़ाकरात तो बहुत दूर की बात है, तो राबते की कोशिश करेगी, वो पहला स्टेप होगा। देखिए, हमेशा हर सफ़र पे आपको पहला कदम तो उठाना ही पड़ता है। बहैसियत पाकिस्तानी दुआ हम सब की होनी चाहिए कि जो पहला कदम उठे वो हमें मंजिल तक ज़रूर ले जाए, जिस मकसद के लिए कदम उठाया गया है उस तक रसाई आसान हो और इस मुल्क के अवाम की मुश्किलात आसान हों। लेकिन बादियो नज़र में इसके पीछे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अनासर या अवामिल भी कारफरमा नज़र आते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि एक इम्कान तो ये है कि किसी बड़ी फ़ौजी टारगेटेड फ़ौजी कार्रवाई के लिए एक स्मोक स्क्रीन पैदा की जा रही है। दूसरा इम्कान ये है जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ज़्यादा तशवीशनाक है। मैं इम्कान की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने हो सकता है TTP के सरबरा मौलाना फजलुल्लाह के साथ अपने पुराने नातों रिश्तों की बदौलत कोई ना कोई समझौता इख्तियार कर लिया हो। उस समझौते के तहत उसको कहा गया हो कि अब आप अमन की राह इख्तियार करें, अब आप ये कत्ल गारत गरी का सिलसिला छोड़ें और इस तरह उसको न्यूट्रलाइज करके उसके हम बाकी हम ख्याल ग्रुपों को भी साथ मिला के उनको फ़िलहाल लाइंग लो वाली के आप पीछे रह के सब्र से काम लें की तलकीन की जाए और इंतज़ार किया जाए कि अफ़गानिस्तान में क्या सूरत हाल बनती है। तो अभी 2-3 इम्कानात हैं जो कि हमें सामने रखने चाहिए इस तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए। जी, क्या सूरत हाल हो सकती है? आखिर में जी बताइएगा कि 14 बार मुज़ाकरात की कोशिश हुई, आपको वजह क्या नजर आती है नाकामी की और इस दफ़ा क्या उम्मीद है? उसमें बड़ी वजह तो ये थी कि जिन लोगों ने मुआहदे किए वो खुद उस अरसे को, उस पीरियड को और उस इलाके को जहाँ पे मुआहदे हुए अपनी कार्रवाइयाँ, सरहद पार कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ट्रेनिंग कैंप उनके चल रहे थे, भर्तियाँ उनकी हो रही थी, खुदकुश हमलों को तैयार करने वाले कैंप चल रहे थे। इस तरह गैर मुल्कों से आने वाले जो जंगजू वो भी आके वहीं पनाह लेते थे, फिर अफगानिस्तान चले जाते थे। दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि हमारी अपनी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट भी उस वक्त कोई बहुत ज़्यादा उनके साथ शायद नहीं थे, अंदरूनी तौर पे बटी हुई थी। कुछ लोग इन दहशतगर्दों या इन अस्करियत पसंदों को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल नहीं करना चाहते थे। सही जी, तो ये वजूहत आपको नजर आ रही हैं और इस दफ़ा शायद कोई बेहतरी की ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है, लेकिन बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब भी मुश्किल है कि मुज़ाकरात कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब। आज का एक और बहुत अहम मामला, सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई के फैसले के खिलाफ परवेज मुशर्रफ की नजरसानी की दरखास्त खारिज कर दी है। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट 3 नवंबर की इमरजेंसी और 12 अक्टूबर के गैर आईनी इक़दाम का तनहा उन्हें जिम्मेदार करार देने का फैसला वापस ले। मुशर्रफ के वकला का मौक़िफ़ था कि उन्होंने अदालत को अपनी गलती सही करने का मौका फराहम किया था जो उसने गंवा दिया, मगर हकीकत यह है कि साबिक सदर के वकला अपने दलाइल से अदालत उज़्मा को कायल नहीं कर सके और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 14 रुकनी लार्जर बेंच ने नजरसानी की दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया कि 31 जुलाई 2009 के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त मुकर्रर मुद्दत में दायर नहीं की गई।
मुशर्रफ के वकला की तरफ से दिए गए दलाइल भी इससे मुताबिकत नहीं रखते, इसलिए दरखास्त की समाअत नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट से जवाब के बाद ना सिर्फ इस पेंडोरा बॉक्स पर ताला पड़ गया है जिसके खुलने का जिक्र करके परवेज मुशर्रफ के वकला डराया करते थे, बल्कि गद्दारी के मुकदमे से बचने की उम्मीद भी दम तोड़ गई है। देखना यह है कि अब साबिक सदर की कानूनी टीम क्या लाहे अमल अपनाती है, क्योंकि गद्दार मुकदमे का अब उन्हें बाकायदा तौर पर सामना करना पड़ेगा और तेजी से यह केस आगे भी बढ़ रहा है। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। पेट्रोलियम की कीमतों में कमी की खुशखबरी आने वाली है, लेकिन शायद अगली बार अवाम पर बड़ा बम गिरा दिया जाए। हुकूमत पर क्या भरोसा करना। आज पेशावर यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा शीरी मजारी तलबा के एहतजाज की वजह से महसूर होकर रह गई। शीरी मजारी को तलबा के गैज़ो गज़ब से बचाने के लिए इंतजामिया को पुलिस तलब करना पड़ी। शीरी मजारी पेशावर यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार से खिताब के लिए आई थी, लेकिन तलबा ने एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाजी तलबा का मौक़िफ़ था, 2 रोज पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मलाला की किताब की तकरीब रुनुमाई को सियासी करार देकर पाबंदी लगा दी थी। क्या आज शीरी मजारी का खिताब के लिए आना सियासत नहीं? लग यूं रहा है कि इमरान खान की पॉलिसियां वक्त गुजरने के साथ साथ गैर मकबूल हो रही हैं। कल हरीपुर के ज़िमनी इलेक्शन में उमर अयूब ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को हरा दिया। खुशाब में भी इसके उम्मीदवार ना जीत सके। आज शीरी मजारी को पेशावर में खिफ़त उठाना पड़ी। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी की वजह शायद ये है कि वो तब्दीली आवाम को दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, जिसके इमरान खान इंतखाबी जलसों में वादे किया करते थे। इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ की पहचान लिबरल मॉडरेट जमात की थी, मगर इंतखाबात के बाद ना सिर्फ इसने जमात इस्लामी से इत्तेहाद किया, बल्कि इसके नक्श कदम पर तालिबान की खुलकर मुखालफत से गुरेजा रही। शायद मकबूलियत में कमी की वजह यह बनी हो। क्या तहरीक इंसाफ का सहर टूट रहा है? इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं पिल डैट के डायरेक्टर अहमद बिलाल महबूब। अहमद बिलाल महबूब साहब, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि मकबूलियत कम हो रही है तहरीक इंसाफ की? देखिए, हम जो अपने मुल्क में वोटर्स की जमातों के साथ ताल्लुक़ का पैटर्न देखते हैं तो उसमें हमें ये नज़र आता है कि ये ताल्लुक़ ना तो बड़ी तेज़ी से बनता है और ना कुछ तेज़ी से बहुत फ़र्क उसमें पड़ता है कि टूट जाता है, कि कई सालों पे मुहित होता है इसका बनना और बिगड़ना। तो तहरीक इंसाफ ने भी ये जो इस वक्त मकाम हासिल किया है, 17% वोट इसे मिले थे 2013 के कौमी असम्बली के इंतखाबात में पूरे मुल्क से। तो ये मुल्क की दूसरी बड़ी पार्टी इस लिहाज से थी कि सबसे ज़्यादा वोट ये MLN को मिले थे और उसके बाद फिर इनको मिले थे। तो ये मकाम उन्होंने 15 साल में हासिल किया है। तो मेरे ख़्याल में ये जो आप चंद वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं, इनसे हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए कि नतीजा अखज़ करने में कि इनकी मकबूलियत अचानक कम हो गई है और अब ये ख़त्म हो गए हैं। ये मेरे ख़्याल में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जब वोट डालने का वक्त आएगा, जब इंतखाबात का वक्त आएगा, तो वोटर्स की एसोसिएशन फिर वापस आ जाएगी। पीपल्स पार्टी को भी हमने इस हालत में 3 दहाइयों पे मुहित देखा है। तब्दीली आते 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 30 साल में तब्दीली आई है। तो ये तहरीक इंसाफ में भी ये वक्ती तौर पे कुछ मज़ाहिर हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे इनकी मकबूलियत के अंदर कोई बहुत बड़ा अचानक फ़र्क वाक़ हो गया। तहरीक इंसाफ के वोटर की सोच है क्या, उसकी उम्मीदें क्या हैं तहरीक इंसाफ से? देखिए, उसकी उम्मीदें जो 2013 के इंतखाबात में थी वो तब्दीली के बारे में थी, और वो उन जमातों से इत्मीनान ना होने की वजह थी जो पार्टियां मुल्क के अंदर बारी बारी इक़्तिदार में आती रही हैं, और कुछ वो लोग थे जो कुछ ऐसी पार्टियों के साथ जिनका ताल्लुक़ था, जिनके इंतखाबात में कामयाब होने के अब इम्कानात बहुत कम थे, मसलन जमात इस्लामी। तो जमात इस्लामी के बहुत से मिड लेवल की क़यादत और उसकी वर्कर बहुत से तहरीक इंसाफ के वर्कर बने और उनके क़यादत में भी आए। तो ये वो लोग थे, लेकिन ये लोग मुकम्मल तौर पर मायूस नहीं हुए हैं। इनको शिकायत होंगी और उसका इजहार भी करते रहेंगे, लेकिन अब चूँकि वो एक बार स्विच हो चुके हैं तो अब वो इतनी अचानक उनसे डिसोशिएट नहीं होंगे। उनको वक्त लगेगा इसमें, और हो सकता है कि तहरीक इंसाफ अपने कामों के साथ चीज़ों को रिकवर कर ले। उसकी कुछ अभी तो 7 माह हुए उन्हें हुकूमत पे आए, और हुकूमत में जब आते हैं तो कुछ मकबूलियत तो खोते हैं, लेकिन अभी ये बहुत थोड़ा अरसा है ये कहना कि उनकी मकबूलियत अब ख़त्म हो गई और अगले इंतखाबात के मुतल्लिक़ अंदाज़ा हम अभी नहीं लगा सकते, इसका वक्त लगेगा। जो तालिबान के बारे में सोच है तहरीक इंसाफ की, उससे मकबूलियत बढ़ रही है या कम हो रही है तहरीक इंसाफ की?
मेरे ख्याल में पिछले चंद माह के अंदर तहरीक तालिबान के बारे में जो लोगों का, पब्लिक का, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी जो रुझान है वो बदला है और अब एक कंसेंसस है कि अगर तहरीक तालिबान इसी तरह से वायलेंस करती रहे तो फिर इसके साथ निपटना चाहिए। ये कंसेंसस जो है इसने मजबूर किया है तहरीक इंसाफ को भी अपने मौक़िफ़ के अंदर कुछ नरमी लाने में। अब तहरीक इंसाफ जिस तरह तहरीक तालिबान के लिए एक पहले डट के एक मौक़िफ़ उठाती थी, अब वो इफ्स एंड बट्स के साथ ये मौक़िफ़ उठाती है। तो मेरे ख्याल में पब्लिक ओपिनियन ने तहरीक इंसाफ को भी अपना मौक़िफ़ बदलने पे मजबूर किया है और आइंदा चंद हफ्तों में शायद हम देखें कि मज़ीद इसके अंदर तब्दीली आए। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब आपका। तहरीक इंसाफ ये भी बहुत जोर देती है कि वफाकी हुकूमत कुछ महंगाई पर कंट्रोल करे और कोई खुशखबरी सी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की खुशखबरी भी आने वाली है। अवाम के लिए अच्छी खबर यह है कि हुकूमत 7 माह में पहली बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी कर रही है। उगरानी 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत 5 रुपए लीटर तक सस्ती करने की सिफारिश कर दी। समरी वजारत पेट्रोलियम को इरसाल कर दी गई। खबर यह है कि पेट्रोल 3 रुपए 4 पैसे फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश की जा रही है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए 27 पैसे तक कमी की तवक्को है। मिट्टी का तेल 4.5 रुपए और लाइट डीजल 4 रुपए 28 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ है। हुकूमत जहाजों के ईंधन की फी लीटर कीमत भी 4 रुपए 91 पैसे कम कर रही है। हकीकत यह है कि मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 5 बार बढ़ाई और 2 बार इन्हें बरकरार रखा गया। अगर वजारत पेट्रोलियम ने समरी की मंजूरी दे दी तो यह आवाम के लिए खुशी की बात होगी, लेकिन खदशा यह भी है हुकूमत पर क्या भरोसा करना, इस बार कीमत कम करके अगली बार आवाम पर बड़ा बम गिरा दिया जाए। बहरहाल देखते हैं ये खुशखबरी दुरुस्त साबित होती है नहीं और कब खुशखबरी रहती है और फिर महंगाई का दौर दौरा रहता है। न्यूज़ आप देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे।